नाज़रीन, हुकूमत अक्सर लोगों की फलाह बहबूद के लिए मंसूबे शुरू करती है। बसा औकात इन मंसूबों का फायदा अवाम तक पहुंचता है, लेकिन अक्सर औकात इन मंसूबों का फायदा अवाम तक नहीं पहुंच पाता। एक हालिया केस अभी सामने आया जिसके मुताबिक महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से इस प्रोग्राम का आगाज किया गया कि पंजाब के अंदर स्मार्ट इरिगेशन को फरोग देने के लिए लेजर एंड लेवर मशीनें मुतारिफ करवाई गई कि वो किसानों को सब्सिडी के ऊपर दी जाएंगी। ओपन मार्केट में इन मशीनों की कीमत 2,90,000 रुपए थी, लेकिन जब टेंडर खोले गए तो महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से इनकी प्राइस कोट की गई 4 से 7 लाख रुपए और आलमी बैंक को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को यह झांसा दिया गया कि हम सब्सिडी के ऊपर ये मशीनें काश्तकारों को सस्ती देंगे। काश्तकारों से भी पैसे लिए गए, डोनर से भी पैसे लिए गए और ये सारे के सारे पैसे जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी की जेब पे चले गए। एक नए पाकिस्तान के अंदर पुराने पाकिस्तान की एक और झलक देखने में मिली और अब तक इस सिलसिले में कोई भी कार्रवाई न नैब की जानिब से की गई है, न FIA की जानिब से की गई है, न आला हुक्काम की जानिब से की गई है। मेरे साथ इस सारे मामले पर बात करने के लिए एक काश्तकार मौजूद है, सलीमुल्लाह तारड़ साहब, हाफिजाबाद में मौजूद है। सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या आपने भी इस प्रोग्राम से फायदा उठाने की कोशिश की थी? जी जनाब, मैंने इस प्रोग्राम से फायदा उठाने के लिए लैंड लेजर लेवलर की एप्लीकेशन दी थी, जो महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट महकमा ज़राअत तसीम ने, वो एक प्रोजेक्ट था जिसमें जमीन को हमवार करने के लिए एक गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट दिया, जिसमें छोटे फार्मर जो अपनी जमीन को हमवार नहीं कर सकते, जदीद तरीन मशीन के जरिए जमीन को हमवार करने के लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया गया जो कि जमीन को लैंड लेजर लेवल के जरिए बैलेंस कर देता है। इससे ये फायदा होता है कि किसान का 40% जो है ना वो उसकी पैदावार बढ़ जाती है और 25 से 30% जो है ना पानी की पैदावार जो है ना पानी के मामलात में उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है, रिलीफ मिलता है। इसकी वजह से पैदावार भी अच्छी हो जाती है और जो पैदावार होती है वो हर तरफ से यकसां, पानी की बचत और इसके अलावा हर मामलात पर जो है ना फार्मर को बहुत ज्यादा एक अच्छी किस्म की, बहुत अच्छी स्कीम थी जो कि गवर्नमेंट पाकिस्तान के तावन से एक छोटा ये जो लेजर लेवलर है, लैंड लेजर लेवलर, ये क्या ओपन मार्केट में भी दस्तयाब है सलीम साहब? जी सर, ये लैंड लेजर लेवलर जो कि अभी महकमा ज़राअत में प्री क्वालिफाइड जो फर्म जो रजिस्टर्ड है, जो हमारे पास लेटर में 19 कंपनीज हैं जो कि प्री क्वालिफाइड हुई हैं। ये इन्हीं कंपनी में से ऐसी कंपनीज हैं जो कि 2,90,000 रुपए में यही लैंड लेवलर 2020 में वो फरोख्त कर रही थी। उनके एड्स भी हैं, सारी चीजें हैं। और इसके बाद यही फर्में जब गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी आई, ब्यूरोक्रेसी ने इसी लैंड लेजर लेवलर को जो 2,90,000 रुपए था उसको 4,65,000 रुपए में से लेकर 7 लाख रुपए। लेकिन सलीम साहब, मुझे यहां पर एक बात बताएं कि जो काश्तकार हैं वो बेवकूफ तो नहीं है ना? काश्तकार तो अपने नफे नुकसान का बहुत अच्छी तरह सोच सकते हैं। ये बताइएगा कि जो लैंड एंड लेजर लेवलर ओपन मार्केट में 2,90,000 रुपए का है, वो काश्तकार महंगे दामों तो नहीं खरीदेंगे? इसका मतलब यह है कि जो महकमा ज़राअत के लोग हैं वो सरकार को ज्यादा पैसे बताकर जो डिफरेंस है वो अपने पास रख रहे हैं। सर, इसमें ये चीज है, आप ये सारी की चीज वजाहत कर रही है कि वो चीज जो कि 2,90,000 रुपए में थी, एक फार्मर को जो सब्सिडी अमाउंट है वो 2,50,000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है। यानी फार्मर को ये मशीन 40,000 रुपए में मिलनी चाहिए, 40,000 रुपए में ये चीज मिलनी चाहिए। और अभी फार्मर को जब 2,50,000 रुपए जो उसको मिलने होते हैं वो बाउंड होते हैं, मजबूर होता है, उसको जितनी भी कीमत ये मांगे उसके लिए कंपल्सरी होता है, वो जहां से भी वो अरेंज करे उसने हर सूरत में वो चीज बाई करनी। नहीं सलीम साहब, आपने ये मशीन खरीदी महकमा ज़राअत से? जी मैंने खरीदी। कितने की ली? सर, मैंने यही मशीन 2,70,000 रुपए में सर मैंने उन्होंने कहा, और 20,000 रुपए उन्होंने डिस्काउंट दिया मुझे। ठीक है। 20,000 डिस्काउंट का सर कोई लॉजिक है?
जब ये चीज है ही 40,000 रुपए मुझे देने आने थे। यानी तो आपको जो मशीन 2,90,000 रुपए की पड़ी वही मशीन महकमा ज़राअत के कागजों में 5,40,000 रुपए की थी, जिस पर 2.5 लाख रुपए सब्सिडी के बाद आपको वो उस प्राइस पर मिली जिस प्राइस पर वो ऑलरेडी ओपन मार्केट में मौजूद है। सलीम साहब, राइट? सर वही चीज जो कि महकमा ज़राअत की इन्वॉल्वमेंट से वही चीज जो 5,20,000 रुपए में मुझे मिली, अगर वो महकमा ज़राअत की सब्सिडी उसमें ना होती, यही कंपनी जो कि प्री क्वालिफाइड हुई है, यही कंपनी यही अदारे मुझे 2,90,000 रुपए से लेकर तो आप सलीम साहब गए क्यों महकमा ज़राअत के पास? आपकी मशीन ओपन मार्केट से परचेज कर लेते? सर उसमें ये था कि गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी का एक लालच देकर, झांसा देकर, ठीक है, इसकी वजह से हम लालच में आ गए कि गवर्नमेंट हमें सब्सिडाइज कर रही है। 50% डिस्काउंट है इसमें, मतलब कि 2,50,000 रुपए है, तो फिर फार्मर के पास पीछे रकम थोड़ी सी बचती है, इतने में वो आसानी से लेकर खरीद सकता है, जो कि एक हम जैसे फार्मर। अच्छा तो सलीम साहब, ये बताइएगा कि ये जो लैंड लेजर लेवलर मशीन है, क्या ये पाकिस्तान में तैयार होती है या ये इंपोर्ट की जाती है? सर ये जो अभी प्री क्वालिफाइड फर्म्स हैं जो कि महकमा ज़राअत के पास है, रजिस्टर्ड है, इनमें से कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि लोकल बॉडीज टोटल इधर पाकिस्तान में तैयार कर रही हैं। ठीक है। तो ट्रांसमीटर जो सिस्टम है जो लोकल इधर तैयार हो रहा है, उस सिस्टम का ना तो किसी ऐसे अदारे के साथ जो कि हमारे पास PITC है और दूसरे ISO है, किसी भी ऐसे अदारे से वो मशीनें। अच्छा ये बताइएगा सलीम साहब कि जो मशीन आपको महकमा ज़राअत की जानिब से प्रोवाइड की गई एक सो कॉल्ड सब्सिडी देने के बाद, इस मशीन की परफॉर्मेंस कैसी है? क्या ये मशीन अपनी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक काम कर रही है, आपको काश्तकारी में फायदा दे रही है? सर ये इस मामलात में तो तब देखेंगे जब ये हमें ये चीज डिलीवर करेंगे, तो देन हम देखेंगे। नहीं, अभी तक मशीन आपको डिलीवर नहीं हुई है? सर अभी तक डिलीवर नहीं हुई। कितना टाइम हो गया? सर इसकी लास्ट डेट थी ये जो रिसेंटली जो 12 थी ना जी, यानी वो लास्ट डेट थी, यानी 12 अप्रैल तक आप लोगों को ये मशीन मिलनी चाहिए थी। सर उसमें ये था कि आप 12 अप्रैल को आप ये 2019 में सर बेल्टिंग सिस्टम हुआ था, कूड़ा अंदाजी हुई थी, और कूड़ा अंदाजी के बाद सर यही। अच्छा मुझे एक बात बताएं सलीम साहब कि जब आप ये पैसे जमा करवा रहे थे तो ये आपने पैसे कैश की सूरत में देकर महकमा ज़राअत को रसीद दी थी, चेक दिया था महकमे के नाम, किस तरह आपने पैसे ट्रांसफर किए थे? सर इसमें ये है कि 2,50,000 रुपए जो कि गवर्नमेंट ने हमें देने हैं, हमें नहीं वो बल्कि वो कंपनीज को देने हैं जिनकी तरफ से वही चीज जो हमें इतनी महंगी फरोख्त कर रहे हैं। ठीक है। वो इसके अगेंस्ट उसी कंपनी के नाम हम ड्राफ्ट जमा करवाते हैं बैंक में, जिस कंपनी। अच्छा ये जो ड्राफ्ट है उस प्राइवेट कंपनी के नाम जमा होगा? जी उस प्राइवेट कंपनी के नाम जमा होगा, मतलब वो ड्राफ्ट जाकर हम जो हमारे। और आपने सलीम साहब कितने पैसों का ड्राफ्ट जमा करवाया था बैंक में? सर मैंने जो अभी ड्राफ्ट जमा करवाया था वो सर 1,70,000 रुपए का ड्राफ्ट जमा करवाया था। ठीक है। और बकिया जो रकम थी जो कंपनी नुमाइंदगान थे उनके साथ मेरी सेटलमेंट हुई थी। नहीं सलीम साहब, आप माशाल्लाह काफी पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार आदमी हैं कि जब आप 1,70,000 रुपए का ड्राफ्ट एक प्राइवेट फर्म के अगेंस्ट जमा करवा रहे हैं, उनके लिए जमा करवा रहे हैं, आपको ये उस वक्त पता था कि गवर्नमेंट ने आपको इसके ऊपर 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी है और ये जो मशीन है ये कंपनी जो है इस वक्त अमली तौर पर 4,20,000 रुपए की फरोख्त कर रही है महकमा ज़राअत की वसातत से, जो आपको ओपन मार्केट में 290 की मिल सकती है? सर बिल्कुल इस चीज से बारे में आगाह था, इसी वजह से जान। लेकिन आप लालच में आ गए ना कि आपको तो चलो आपकी जेब से तो 1,70,000 जा रहा है, आपको सीधी 1,20,000 की बचत थी। सर बचत यह ना तो वो बेसिकली डेफिनेटली मैंने जो अभी उनको कहा है कंपनी वालों ने मेरे साथ जो डीलिंग हुई है उनको बोला है वो इसकी में डेट हो गई थी 15 डेज मजीद एक्सटेंड हुई थी और उनसे मेरी कमिटमेंट हुई थी कि अच्छा, मुझे सलीम साहब एक बात बताएं कि आपको चले देर सवेर से सही ये मशीन मिल जाती है तो अमली तौर पर आपको जाती तौर पर नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपको इस बात का दुख है कि महकमा ज़राअत इन निजी कंपनीज के साथ मिली भगत करके सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है। जो 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी एक किसान के लिए महकमा ज़राअत दे रहा है, वो 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी उस किसान तक ट्रांसफर नहीं हो रही, आपको इस बात का दुख है?
सर मुझे सर ये जो टैक्स है गवर्नमेंट में जो हमें दिया जा रहा है, ये सर हमारा ही टैक्स है। फर्टिलाइजर के बिल्कुल ठीक है, हम टैक्स दे रहे हैं सर, हम पेस्टिसाइड पे हम टैक्स दे रहे हैं, अब बिजली पे सर टैक्सेस दे रहे हैं। ये जो स्टेट है वो ये चीजा, ये पैसा ये हमारा ही पैसा है जो हम पर लगाने के लिए प्रोजेक्ट दिया गया था। सही बात है। जो कि जिसको सही तरीके से ब्यूरोक्रेट और ऐसी चंद काली भेड़े हैं जो कि हमें लालच देकर, एक गवर्नमेंट को एक चकमा देकर और ये एक ऐसा ड्रामा खेल रहे हैं जो कि 2,90,000 वाली। अच्छा, आप जब इस सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व थे, जब आपके ड्राफ्ट जमा करवा रहे थे, एप्लीकेशन लेके जा रहे थे, तो आप कोई नाम हमारे साथ शेयर करना पसंद करेंगे अगर आप मुनासिब समझे कि किस किस के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ महकमा ज़राअत पंजाब में? क्योंकि इसके बाद शायद मेरी बात हो मुशीर ज़राअत वज़ीर आला पंजाब अब्दुल हई खान दस्ती से, तो मैं उनके आगे वो नाम रख सकूं। अगर आप मुनासिब समझे, अगर आप नहीं समझते मुनासिब तो बेशक वो नाम शेयर मत करें। सर मेरे पास अभी इस वक्त तो वो ऐसे नाम नहीं है मेरे पास जो कि मैं अभी शेयर कर सकूं इन द टाइम ऑफ दिस। ठीक है, लेकिन सर ये चीज है कि ये जो पैसा जो 2,50,000 वाली चीज थी, 2,50,000। अच्छा, सलीम तारड़ साहब मेरे साथ रहिएगा। अब्दुल हई खान साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर आ गए हैं, मुशीर ज़राअत हैं वज़ीर आला पंजाब के। अब्दुल हई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। अब्दुल हई साहब, यहाँ पर मामला ये है कि ये जो लेजर लेवलर मशीन थी महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से हर किसान को 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जानी थी। वही मशीन ओपन मार्केट में 290 की दस्तयाब थी। इसका मतलब यह है कि ये मशीन एक किसान को आइडियली स्पीकिंग विदाउट एनी करप्शन 40,000 रुपए की मिलनी चाहिए थी। लेकिन हमारे साथ ऐसे काश्तकार भी मौजूद हैं, मैं आपकी उनसे बात भी करवाऊंगा, जो उन्होंने 1,70,000 रुपए का ड्राफ्ट जमा करवाया। आपके इल्म में है ये करप्शन? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। मैं पहली दफा ही सुन रहा हूँ, ना किसी ने हमें कोई कंप्लेन की है इस बारे में आज तक। अच्छा, तो ये बड़ी अच्छी बात है अब्दुल हई साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने फ्रैंकली इस बात को एडमिट किया कि ये सारा मामला आपके इल्म में नहीं है। मैं चाहूंगा कि जो हमारे साथ सलीम तारड़ साहब मौजूद है, हाफिजाबाद में काश्तकारी करते हैं। सलीम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल। सलीम साहब, ये हमारे साथ मौजूद है अब्दुल हई खान दस्ती साहब, मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब की ज़राअत के मामले पे। आप जरा इन्हें अपना मसला एक्सप्लेन करें। सर मसला ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो आपकी कमेटी बनाई गई थी, जो कि रेट्स को सिलेक्ट करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में सर जितनी प्री क्वालिफाइड फर्म हुई हैं उनके साथ 19 फर्म है जो मेरे पास अलॉटमेंट लेटर में मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा जी सर, 19 कंपनियों में से जो उनके हेड थे, जो कि वो नहीं कंपनी के हेड जो उनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, वही नंबर वो 2,90,000 रुपए में जनवरी फरवरी में वही चीज, दिसंबर में वही चीज, 2019 में वही चीज 2,90,000 से लेकर 3,40,000 रुपए में फरोख्त कर रहे थे। ठीक है। अभी सर वही चीज जब महकमा ज़राअत की सब्सिडी का ऐलान हुआ, अनाउंसमेंट हुई, तो वही चीज हमें 5,20,000 से लेकर 7 लाख रुपए तक वो किस लिए, किस ग्राउंड पे हमें जो महंगी क्यों फरोख्त की गई? जी, 2 लाख रुपए। जी, अब्दुल हई साहब जवाब देना चाह रहे हैं, सुनिएगा सलीम साहब जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने इस चीज को कोई हाईलाइट किया किसी फोरम के ऊपर? जी सर, ये एक निजी चैनल के ऊपर रिपोर्ट आ चुकी है हई साहब, इसके अलावा अखबार में भी पब्लिश हो चुका है। आज हम भी इस केस को हाईलाइट कर रहे हैं। हम अखबार में या मीडिया से पहले बेहतर नहीं था कि ये लोग जो कंसर्न डिपार्टमेंट था, आप ये मुझे बताते, आप सेक्रेटरी साहब से बात करते, आप मिनिस्टर से बात करते, आप हमारे नोटिस पे देते, हम आपको बेहतर तरीके से बता सकते। जिनसे अब्दुल हई साहब जिन लोगों से शिकायत हो, अब्दुल हई साहब जिन लोगों से शिकायत हो, आपने मुझे कॉल किया, मैंने 1 मिनट से पहले उठा ली। ठीक है। अगर ये लोग भी राब्ता कर सकते थे कि अगर इस किस्म की कोई शिकायत थी, ये हम ये बता देते, मिनिस्टर साहब से बात कर लेते, सेक्रेटरी साहब से कर लेते, तो हम बेहतर तरीके से जो है ना सॉल्व आउट। अब्दुल हई साहब, ये बताइएगा कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके अंदर आप लोगों की इंटरनल रिपोर्टिंग क्या इतनी कमजोर है कि इस तरह के मामलात आप तक नहीं पहुंच पाते? असल में मैं आपको बताऊं, मैं हूँ एडवाइजर टू सीएम। जी, ठीक है जी। हम हमारी जो असाइनमेंट्स होती हैं वो होती हैं सीएम साहब की तरफ से। ठीक है। इसका जो बेहतर, जो ज्यादा होता है कंसर्न, वो होता है मिनिस्टर का और सेक्रेटरी का। हम लोग, आपको पता है, एडवाइजर होते हैं टुसियां,
तो हमें जो असाइनमेंट सीएम साहब वो करते हैं तो हम उसके ऊपर जाते हैं, उसके अलावा हमारी इतनी इंटरफेरेंस नहीं होती है। अब्दुल हई साहब, आप समझते हैं कि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है और आपको इस मामले को परसू करना चाहिए, टेकअप करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करूंगा ये हमें बताएं, या हमें एक एप्लीकेशन दें या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कर दें ताकि मैं इसको परसू कर सकूं। मैं लाजमी इंशाल्लाह। नहीं सलीम साहब, ये बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं अब्दुल हई साहब। उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए कहा कि अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम भी आपके साथ शेयर करेंगे अब्दुल हई साहब, तो सलीम साहब आप इनको ये सारी चीजें सेंड करने को तैयार हैं जो आपके पास लेटर्स की शक्ल में मौजूद हैं? जी सर, मैं बिल्कुल सारी की सारी चीजें इनके पास एविडेंस में सर मैं इनको फॉरवर्ड करता हूं। अच्छा सलीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने 1,70,000 रुपए का ड्राफ्ट जो निजी कंपनी के नाम पर जमा करवाया था लेजर लेवलर देने के लिए, आपको कुछ आइडिया है कि कितने काश्तकार अब तक इस तरह का ड्राफ्ट जमा करवा चुके हैं? हर काश्तकार से यही 1,70,000 लिए गए या जो मुर्गा जितने में फंसा उससे उतने पैसे ऐंठ लिए? सर जो मुर्गा जिस तरह काबू में आ गया उसी तरह जो है ना वो तकबीर कर लिया, जिस तरह से जो मुर्गी आई उसको उसी तरह जिबा कर लिया गया। सही। अब्दुल हई साहब, इस वक्त मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या पीएमएलएन की गवर्नमेंट का नहीं है। हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो एक करप्शन है उसकी एक 70 साल पुरानी तारीख है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत लोगों में 12,000 रुपए तकसीम किए गए, उसके बावजूद ऐसी रिपोर्ट्स आई कि उस पैसे में भी करप्शन हुई। आप समझते हैं कि जब तक गुर्बत खत्म नहीं होती है करप्शन खत्म नहीं होगी? मसला पता क्या है जी, आप जितनी शफाफियत कर लें, आप जो मर्जी कर लें, आपके ऊपर हर सूरत इस मुल्क में एलिगेशन लगना ही लगना है कि खा गए हैं, करप्शन होगी। मसला क्या है? मसला यह है कि हमारे मुल्क में इतनी बेरोजगारी और इतनी गुर्बत आ चुकी है कि हम लोग कर सकते हैं। एक मिसाल, एक जगह पे 1000 बंदा मुस्तहिक है और हमारी जो कैपेसिटी है हमने देना 200 बंदों को। ठीक है, जब 200 बंदों को आप इमदाद देंगे, 800 बंदे ने लाजमी कहना है कि भी ये खा गए, करप्शन हो गए। अब आप देखें कि हमने कितने इदारों नहीं अब्दुल हई साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मसला ये है कि करप्शन एहसास कफालत प्रोग्राम में सरकार के लोगों ने की, सरकारी अफसरान ने की और उन्हें गिरफ्तार भी पंजाब पुलिस ने आज फैसलाबाद में किया। आईजी पंजाब को रिपोर्ट दी है। एक आम आदमी की तो इंटरवेंशन है ही नहीं। अब मैं बताता हूँ, अब मेरी सुने आप। अब मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है, ये हो रहा है बिस्क के थ्रू। अब बिस्क के जितने भी वहां पे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एम्प्लॉयज है वो सारे सियासी भर्ती है। अब क्या हो रहा है मैं अब आपको बताऊं कि अगर 2 डिवाइस हैं, उन्होंने क्या किया है कि एक डिवाइस को जानबूझ के उनका लिंक खत्म कर दिया और जब वो एडमिनिस्ट्रेशन आती है उन्हें कहते हैं जनाब ये डिवाइस जो है इसका लिंक नहीं हो रहा, तो लिहाजा हम अगर आप कहें तो इसको हम ले जाएं घर। वो क्या करते हैं, वो वहां से उठा के वो साथ ही जहाँ पे वो आ रहा होता है कैच करता है उसके सिग्नल, उसके साथ वो घर में बैठ के वहां पे उनके पास पूरा डेटा होता है उन लोगों का जिसको ये देते हैं। ठीक है, वो फिर क्या करते हैं, वो बजाय सेंटर में उनके जाने के उन्हें कॉल करके कह देते हैं कि हम फलानी जगह बैठे हैं घर में, आप लोग उधर आ जाएं। सही है। अब वो जब लोग वहां पे जाते हैं तो वो किसी से 1000 रुपया, किसी से 500 रुपए, ये इसका मतलब ये है कि वो जो 800 लोगों वाली आपने मिसाल दी कि जिन 800 लोगों को पैसे नहीं मिल पाते, वो मिसाल गलत है। उनका करप्शन का इल्जाम दुरुस्त है, करप्शन एग्जिस्ट करती है। लेकिन मैं अपनी इस बात को ये कर रहा हूँ कि वो जो लोग हैं जो डिवाइसेस वाले और जो वहाँ के इस टाइम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैठती है, वो आप बेशक चेक करवा लें, वो सारे पीपल्स पार्टी दौर में सियासी भर्ती हुई थी। ठीक है, अब उसमें आप देखिए, आप बात थोड़ा सा आप मेहरबानी करके वो करें कि बहुत इस मुल्क के साथ जुल्म किया गया। इस मुल्क के इतना, यानी आप किस महकमे में जाए आपको एक माफिया किस्सा वो कहते हैं ना जी, पूरी एक मोनोपोली है। यकीन करें ये नाम तो आप समझते हैं कि महकमा ज़राअत के अंदर इतना बड़ा स्कैंडल एग्जिस्ट करता है? ये 2-4 लाख रुपए की बात नहीं, ये करोड़ों अरबों का मामला है। आप इस मामले को अगर टेकअप करेंगे तो इन गरीब किसानों को जिनको वाकई सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, उनको वाकई उनके पैसे वापस दिए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देने चाहिए और हम बिल्कुल इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। जो बंदे इसमें इन्वॉल्व होंगे, जिन्होंने बिल्कुल करप्शन की होगी या ज्यादती किया, उन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अब्दुल हई साहब, आप अब्दुल हई साहब, मैं आपके साथ एक और इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि इस स्कैंडल का इतना ज्यादा डाटा लीक हो चुका है। महकमा ज़राअत के वो अफसरान, वो एहलकार जो निजी कंपनीज के साथ इस सारे मामले पर फोन कॉल्स पर राब्ते में थे, वो फोन कॉल्स तक का रिकॉर्ड मौजूद है।
नहीं सॉरी, आप इसासे कफालत की बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? हम वो डेटा इस वक्त शेयर भी कर रहे हैं, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि महकमा ज़राअत के वो एहलकार जो निजी कंपनीज के साथ इस लेवलर मशीन के मामले पर राब्ते में थे, वो डाटा जो है लीक हो चुका है, और हम उस लीक डाटा को हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। और अब्दुल हई साहब, जैसा कि आपने कहा कि हम व्हाट्सएप पर आपके साथ वो डाटा भी शेयर करने को तैयार हैं। अगर इतने ज्यादा एविडेंसेस हो तो इन बेचारे गरीब काश्तकारों को तो उनका हक मिलना चाहिए ना वापस। उनको कम से कम अगर इन्होंने 1,70,000 रुपए जमा करवाए हैं तो उन्हें 1,30,000 रुपए वापस मिलने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो कुरानंदाजी हो रही है इस टाइम, वो बिल्कुल शफाफ तरीके से है और ओपनली है और कंप्यूटराइज्ड है। उसके ऊपर कोई इतराज नहीं है, उसके ऊपर किसी को कोई इतराज नहीं है, शफाफ तरीके से हो रही है, शफाफ तरीके से। वो मेरे नोटिस पे नहीं है। जी सलीम साहब सर मैं थोड़ी सी आवाज। जी सलीम साहब, अब्दुल हई साहब को सुन रहे हैं। सर ये ऐसे मामला है जैसे आटा चीनी माफिया था, इसी तरह है कि ये एक और माफिया है जो बैटिंग सिस्टम हुई, जो कुरानंदाजी हुई, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने की, वो सर उसमें कोई 1% का कोई पाई भागी थी उसमें जो है ना किसी भी तरह से किसी भी तरह से वो सारी की सर मैरिट और जेन्युइन में हुई है। बेसिक मामला ये है कि जो हमारे साथ जो अभी ज्यादती हुई है कि हमें 2,90,000 रुपए की चीज मिलनी थी, अब हम ये कोरोना का दिन है, बड़ी मुश्किल से हमने ये पैसे अरेंज किए हैं सर। हमारे यहाँ बेसिकली जो फसल थी गंदम की, वो तैयारी के मराहल पे थी, और वो उस पे यालाबारी हो गया। यालाबारी छोटे फार्मर के लिए हो जाए तो उससे बड़ी क़यामत क्या हो सकती है। तो बड़ी मुश्किल से सर हमने ये जो पैसे सबमिट करवाया, ड्राफ्ट जमा करवाया, ये हमने। आपके पास उस ड्राफ्ट की फोटोकॉपी है सलीम साहब? सर मेरे पास नहीं है, मैंने सबमिट करवा। जी अब्दुल हई साहब। तरीन साहब, आप ऐसा करें, आप तकलीफ करें, सोमवार वाले दिन आप तकरीबन 11 बजे तक सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के पास अगर हो सके तो आप तशरीफ ले आए, मैं भी आ जाऊंगा वहीं पे, और आप कहेंगे तो मैं स्पेशली मुजफ्फरगढ़ से इंशाल्लाह आपकी खातिर मैं सोमवार वाले दिन और आ जाऊंगा। आपका जो मसला बिल्कुल जेन्युइन है, और ये बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है अब्दुल हई साहब की जानिब से। क्या कहते हैं सलीम साहब? सर आपकी बात बेजा है सर। जो सिचुएशन है, एक छोटा फार्मर जो के घर से गांव से शहर जाने के लिए कासर है, कोरोना की जो सूरत हाल है उससे आपको बखूबी इल्म है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो सारा 20 फुट अवेलेबल नहीं है, सारी की सारी चीजें एविडेंस में है सर। आपको लिंक भेज रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ, और रही बात आपसे एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल ठीक है। ये अब्दुल हई साहब इस वक्त ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही है, सर मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता। ठीक है, बेसिकली ये सर। अच्छा अब्दुल हई साहब, अगर आप इजाजत दें तो हम आपका नंबर शेयर कर लें सलीम साहब के साथ। मैं सलीम साहब आपको इस प्रोग्राम के फौरन बाद अब्दुल हई साहब का नंबर मेरी टीम आपके साथ शेयर करेगी। आपके तमाम एविडेंसेस इनको भिजवाएं, और हम कुछ दिन के बाद दोबारा अब्दुल हई साहब को टेलीफोन लाइन पर लेंगे। दोबारा सलीम साहब हम आपको लाइन पर लेंगे, और हम इस मामले को इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। सर मामला तो सर एक मेरे फार्मर की नहीं है सर, 2 अरब 37 करोड़ की बात है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीमुल्लाह तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया अब्दुल हई खान दस्ती साहब आपका। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ा ये जो स्कैंडल था जो आज लाहौर रंग की टीम ने हाईलाइट किया, हम कोशिश करेंगे कि इसको फॉलो अप करें ताकि चोर को उसके घर तक यानी जेल तक पहुंचाया जा सके। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया इस वक्त स्टैंड स्टिल के ऊपर खड़ी है। दुनिया की जितनी इकोनॉमीज थी इस वक्त अपने आप को सरवाइव करने के लिए किसी भी तरह से अपने आप को सेविंग मोड में लेकर आ रही हैं। उसके अलावा IMF की जानिब से गरीब ममालिक के लिए 77 ममालिक के लिए उनके कर्जे मौखर किए गए हैं, और जो GDP ग्रोथ है वो 1 से 2% के दरमियान रहने की तवक्को है। ऐसे में पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के जो खौफनाक असरात है
मुरतब होना शुरू हो गए हैं। एक जो पार्शियल लॉकडाउन इंपोज किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, खासतौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जब ये पार्शियल लॉकडाउन कल खत्म किया गया तो उसके बाद सबसे ज्यादा 520 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि जब तक लॉकडाउन ज्यादा था तब तक कम केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, और जैसे ही लॉकडाउन में नरमी की गई है ज्यादा केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। ऐसे में ताजिर बरादरी की जानिब से अल्टीमेटम्स दिए जा रहे हैं, डेडलाइंस दिए जा रही हैं कि उनके कारोबार खोले जाएं। कुछ कारोबार खोले भी गए हैं, लेकिन ताजिर बरादरी शायद मुसर है कि तमाम कारोबार खोले जाएं। बात क्या है, हम बात करेंगे मियां जाहिद जावेद से, नायब सदर हैं लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। जाहिद जावेद साहब, आपको अंदाजा है कि ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने खुशी से नहीं मजबूरी से बंद की हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बहुत खूबसूरत आपने बात की है, इसमें किसी की भी इसमें रजामंदी शामिल नहीं है। ये एक मजबूरी है, ये एक कंटेजियस डिजीज है, इससे हमने बचना है और बड़ा हिकमत अमली और दानिशमंदी के साथ अपने आप को इसमें से गुजार के अपने बिजनेसेस को भी एस्टेब्लिश करना है। प्रॉब्लम ये है कि जिन मुल्कों ने इसको सीरियस नहीं लिया, आप देख लें उनमें क्या हशर हो रहा है। वो पाकिस्तान से फार अहेड कंट्रीज है, मच मोर एडवांस कंट्रीज है। आप उनका हाल देख लें। पाकिस्तान में अगर खुदा न खास्ता ये जरा भी अपने कंट्रोल से बाहर हो गया। जाहिद जावेद साहब, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, ये वो सारी बातें हैं जो मुझे आपके साथ करनी थी, लेकिन आप एक जानिब ये भी मौकफ रखते हैं, दूसरी जानिब आपकी जो ताजिर बरादरी है वो अल्टीमेटम भी दे रही है गवर्नमेंट को, डेडलाइन भी दे रही है। मैं इसी तरफ आ रहा हूं, एक्चुअली ताजिर बरादरी जो है ना वो वाकई इस वक्त मुसर है कि उनके कारोबार खोलने की इजाजत दी जाए। उसमें बहुत सारे मुसमरात शामिल है। ये थोड़ा सा हमने दानिशमंदी दूरंदेशी से काम लेना है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने 3 हफ्ते गुजर गए हैं, 3 हफ्तों में इन्होंने पार्शियल लॉकडाउन किया है। ना तो हमें लॉकडाउन के सही असरात मिले हैं और इससे बिजनेस भी सही तरीके से तकलीफ बंद ही हुए थे, बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अगर हुकूमत सही फैसला करते हुए 2 हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन कर देते तो शायद आज हालात ठीक है। तो आप चाह रहे हैं कि अगर कुछ कारोबार खुले हैं तो तमाम कारोबार खुले, ताकि जो बीमारी 20 दिनों में फैलनी थी वो 2 दिनों में फैले? नहीं, ये बात नहीं कह रहे। हम जब ये बिजनेस करेंगे, ताजिर बरादरी बहुत मुहिब्बे वतन है, ताजिर बरादरी बहुत प्रिकॉशंस लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताएं जाहिद जावेद साहब कि जिन तरक्की याफ्ता ममालिक के आपने हवाला दिया, क्या वहां की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसे वो प्रिकॉशंस नहीं आते? क्या वो प्रिकॉशंस चाइना को, अफगानिस्तान को, ईरान को, इंडिया को, नेपाल को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को नहीं आते? सर, उन्होंने प्रिकॉशंस नहीं लिए, उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया। जब वो पानी सर से गुजर गया फिर उनको यही पता तो हम चला कह रहे हैं ना कि कम से कम अगर गवर्नमेंट आधी कुल्हाड़ी मार रही है तो आप पूरी कुल्हाड़ी तो ना मारे ना। अगर गवर्नमेंट ने मेरी पूरी, आप मुझे जरा थोड़ी पूरी बात कर लेते थे, फिर उसके बाद आप जो कहेंगे मैं आपका जवाब दूंगा। एक्चुअली इसमें जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो सबसे ज्यादा यही है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग कायम करनी है और इसमें सैनिटाइजर यूज करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। एसेंशियल सर्विसेज में इन प्रिकॉशंस के साथ रेस्टोरेंट्स नहीं खोले जा सकते, इन प्रिकॉशंस के साथ सिनेमा घर नहीं खोले जा सकते, तमाम इंडस्ट्रीज नहीं खोली जा सकती। आपसे मैं यही गुजारिश कर, अब थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें। मैं ना बैंक्वेट हॉल का कह रहा हूँ, ना होटल्स का कह रहा हूँ, ना रेस्टोरेंट्स का कह रहा हूँ, ना ऐसी जगहों का कह रहा हूँ जहां पर रश। कल को वो भी मुतालबा करेंगे, आप आज मुतालबा करें, कल वो कहेंगे जी हमें प्रिकॉशंस के साथ गुजारिश कर रहा हूँ। भाईजान, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अब रमजान का महीना आ रहा है, इसमें लोगों ने करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपयों की इसमें इन्वेस्टमेंट की होती है। ये चंद एक दिन होते हैं, इसमें प्रिकॉशंस के साथ हम कह रहे हैं, हमने उनको बड़े डिफरेंट अल्टरनेटिव्स दिए हैं गवर्नमेंट को कि जो लाहौर, फॉर एग्जांपल लाहौर की मार्केट है वो अल्टरनेट डेज पर खोल दी जाए ताकि लाहौर पूरे में रश ना हो। और जो लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, अब देखिए गवर्नमेंट ने कुछ एसेंशियल सर्विसेज, फॉर एग्जांपल उन्होंने रियल एस्टेट का एग्जेम्प्ट कर दिया। अब रियल एस्टेट में आप समझते हैं जब छत पड़ रही होती है उसमें सरिया भी चाहिए, उसमें सीमेंट भी चाहिए, रेत भी चाहिए, बजरी भी, उसके साथ एक पाइप भी चाहिए होता है। पाइप जो पीवीसी का पाइप होता है जिसमें से उन्होंने बाद में वायरिंग गुजारनी होती है। तो अब पीवीसी की दुकानें नहीं खुलेंगी तो वो छत कैसे पड़ेगी? ये बताएं कि वजीर आला पंजाब की आपके साथ जो मुलाकात होनी थी नहीं हो पाई। वजीर कानून राजा बशारत ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ मुज़ाकरात करें, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक गवर्नमेंट की जानिब
जानिब से? नहीं, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। कुछ मजबूरियां भी होती है, मैं मानता हूं गवर्नमेंट की भी कुछ मजबूरियां हैं, ताजरों की भी बहुत मजबूरी है। हमने इस वक्त एक दरमियानी रास्ता निकालना है, हमने कोरोना से भी बचना है, हमने बिजनेसेस के बारे में भी सोचना है। अगर मैं आपको इस वक्त यकीनन कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, खुदा न खासा अगर जरा भी कोरोना फैलने के चांसेस अगर ज्यादा हमें नजर आ रहे, हम इस फेवर में है। जो राजा बशारत साहब के साथ हमारी गुफ्तगू हुई उसमें हमने उनको इंदिया दिया है, फिर हम तैयार है। नहीं जाहिद जावेद साहब, मुझे ये बताएं कि ना आपके पास MBBS की डिग्री है, ना आपके पास इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल करने की डिग्री है, एक ताजिर फैसला करेगा कि हाँ अब कोरोना फैल रहा है तो हमें मुझे दुकान बंद कर देनी चाहिए? नहीं, ताजर भाईजान मैं ये नहीं कह रहा, ताजर फैसला गवर्नमेंट करेगी, फैसला गवर्नमेंट एजेंसीज करेगी। गवर्नमेंट तो कर चुकी है फैसला, गवर्नमेंट एक पॉजिटिव लिस्ट बनाई है, एक नेगेटिव लिस्ट बनाई है। जी, गवर्नमेंट ने 2 लिस्ट बनाई है, एक पॉजिटिव लिस्ट वो बिजनेसेस जो खुल सकते हैं और एक नेगेटिव लिस्ट जो बिजनेसेस नहीं खुल सकते, और आप लोग इसरार कर रहे हैं कि उस नेगेटिव लिस्ट को ज्यादा से ज्यादा कारोबारों को पॉजिटिव लिस्ट में डाला जाए प्रिकॉशंस के साथ। प्रिकॉशंस के साथ देखिए, एक जो पॉजिटिव लिस्ट उन्होंने बनाई है, हम उसमें कह रहे हैं जो चेन सप्लाई उनके साथ है उसको भी इजाजत दी जाए। अब आपको पता है जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए परमिशन दे दी, एग्रीकल्चर जहां पर वो थ्रेशर चलेगा। जाहिद साहब मेरी जरा बात सुनिएगा, जाहिद साहब मेरी बात सुनिएगा कि कल 15 अप्रैल को जो पार्शियल लॉकडाउन था उसे नरम किया गया। 14 अप्रैल तक रोजाना जो केसेस आ रहे थे 150 से 200 थे। कल जैसे ही ये पार्शियल लॉकडाउन नरम किया गया तो आज जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 520 हैं। अभी तक पार्शियल जो लॉकडाउन 21 दिन से चल रहा था ना, अभी उसमें कोई नरमी देखने में नहीं आई। मैं भी सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गई है रहा हूं। शायद साहब सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ चुकी है, इतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी और जो होना चाहिए था। देखिए आगे रमजान आ रहा है, रमजान में लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, आप लोगों ने चैम्बर के अंदर कोई SOP भी बनाया जो आप गवर्नमेंट को देना चाहते हैं? हाँ जी, हमने उनसे गवर्नमेंट के साथ बाकायदा उनसे हमारी गुफ्तगू हुई थी। राजा बशारत साहब इज काइंड इनफ, उन्होंने सारे जो लाहौर के अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लाहौर चैम्बर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने लाहौर की जितनी भी तंजीमें सबके उन्होंने नुमाइंदगान को वहां बुलाया हुआ। तो उन्होंने एक मुत्तफिका तौर पर एक बनाया चार्टर ऑफ। जाहिद साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो मुतालबा आप कर रहे हैं कि प्रिकॉशंस के साथ बिजनेसेस खोलने की इजाजत दी जाए, ये मुतालबा नई दिल्ली के अंदर, बंगलोर के अंदर, कलकत्ता के अंदर, कोलंबो के अंदर, काबुल के अंदर क्यों नहीं किया जा रहा? सर आपको पता है अमेरिका में इतनी बुरी हालत है। सर मैंने जिन शहरों के नाम लिए हैं वो इंडिया के अंदर हैं, वो श्रीलंका के अंदर हैं, वो अफगानिस्तान के अंदर हैं। हमारे जैसे गरीब मुल्क हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहां पर लोगों की जान बचाने के लिए अगर टोटल लॉकडाउन है तो आप क्यों लोगों की जान के दुश्मन बने? मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि या तो गवर्नमेंट कंप्लीट लॉकडाउन कर दे, तो या फिर ये आधा तीतर आधा बटेर वाली बात नहीं चलेगी, या फिर अगर परमिशन वो दे रहे हैं, अब आप खुद ही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव लिस्ट बनाई है, मैं पॉजिटिव लिस्ट की ही बात कर रहा हूं। जो उससे रिलेटेड चेन सप्लाईज बिजनेसेस हैं वो साथ होंगे तो फिर वो काम पॉजिटिव। ये जब आप कहते हैं नहीं चलेगी, आप गवर्नमेंट के ऊपर अपनी मर्जी चला सकते हैं? नहीं, गवर्नमेंट से हम मिलजुल कर रहे हैं। हम कब कह रहे हैं, हम तो गवर्नमेंट के साथ है। जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देगी, जिस तरह गवर्नमेंट प्लान करेगी, हम तो बहुत बहुत शुक्रिया मियां जाहिद जावेद साहब, नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उनका ये कहना था कि जो एसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ रिलेटेड सर्विसेज हैं उन्हें भी जल्द अज जल्द खोला जाए, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की कि उनके जो बिजनेसेस हैं वो प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ खोले जाएं जो अपने अंदर एक बहुत बड़े खतरे को दावत दे सकते हैं। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। लॉकडाउन के दिन है, पार्शियल लॉकडाउन के दिन है, लॉकडाउन है भी लॉकडाउन नहीं भी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी प्राइसेस इसी लॉकडाउन की वजह से ऊपर चली जाती हैं, कभी प्राइसेस इसी लॉकडाउन की वजह से नीचे आ जाती हैं कि खरीदार नहीं है। और यही हाल है दालों का। आज गवर्नमेंट की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर जो सब्सिडी का ऐलान किया गया है, 4 से 50 रुपए फी किलो तक कमी का ऐलान किया गया है। और सुनने में यही आ रहा है कि बेशतर जो दालें हैं उनकी कीमतों में गैर मामूली कमी हुई है। वजह क्या है जानने की कोशिश करेंगे। अशरफ हमीद साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी है अकबरी मंडी के। अशरफ साहब, ये क्या मामला है, अचानक से दालों की प्राइसेस कम क्यों होना शुरू हो गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये सबसे पहले तो बड़ी ये गुड न्यूज है हमारे पंजाब वालों के लिए, बल्कि पाकिस्तान वालों के लिए। हमारी पाकिस्तान की अपनी जो फसल है वो आना शुरू हो गई है, चने, मसूर वगैरह सारा कुछ।
जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा हमारी फसल के ऊपर असर पड़ा है, रेटों के ऊपर। और दूसरा, हमारी जो गवर्नमेंट है इंतजामिया लाहौर की, उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया, बहुत कोऑपरेट किया। जो सप्लाईज हमें टाइम पे मिलती रही हैं और वो रेट हमने लोगों को अच्छे माल दिए, टाइम पे दिए, सस्ते रेट में भी दिए। रेट बहरहाल ऊपर जा चुके थे, अभी सरेदस्त रेट काफी नीचे आ गए गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी की वजह से। और दूसरी, हमारी जो फसलें बर वक्त आ गई हैं रमजान से पहले, ये एक रमजान का हम तोहफा समझते हैं। तो आप क्या समझते हैं अशरफ हमीद साहब कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? क्योंकि अक्सर तो रमजान उल मुबारक से पहले चीजों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो जाता है। इंशाल्लाह ताला इस दफा ऐसा नहीं होने जा रहा। इस दफा आप बिल्कुल इसका उलट देखेंगे। मैं तो ये समझता हूं कि हमें इस दफा किसी किस्म की किसी भी स्टोर पे सब्सिडी की भी जरूरत नहीं है। हमारे अपने ही रेट्स इतने ही फेवरेबल होंगे अवाम के लिए कि अवाम इंशाल्लाह ताला वो उम्मीद करते हैं खुश हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ हमीद साहब अपना मौक़िफ़ देने से। मेरे साथ इस वक्त सदाम अतर खान भी मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा है। सदाम, ये बताइएगा कि अचानक से दालों की कीमत में इतनी ज़्यादा जो कमी हुई है, अभी अशरफ हमीद साहब कह रहे थे कि इसकी वजह लोकल फसल का मार्केट में आना है, गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ हैं, क्या वाकई ऐसा ही है? देखें जी, सबसे बड़ी वजह जो है ना, ये महंगाई की। अगर मैं वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की अगर बात करता हूँ तो इसमें रेट्स काफी ज्यादा जो है ना वो कम हो गए हुए हैं। नहीं, मैं अभी दालों की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं वेजिटेबल फ्रूट्स पे आता हूँ। दालों की कीमतें अचानक इतनी कम क्यों हो गई हैं? देखिए, उसमें कम तो इस वजह से हो गई हुई है ना कि इसकी डिमांड जो है ना वो कम हो गई है। क्योंकि देखिए, होटल्स वगैरह जो है ना वो इस वक्त बंद हो गए हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह इस वक्त बंद हो गए हैं, तो इस वजह से जो है ना इसकी डिमांड इसकी कम हो गई है। इस वजह से जो है ना इसकी कीमत जो है ना वो कम हो गई। अच्छा, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान चीजें इंपोर्ट करता है, आलमी ट्रेड पर जो असर पड़ा है, कौन कौन सी दालें पाकिस्तान इंपोर्ट करता है जिनकी प्राइसेस मजीद बढ़ने का खदशा है? सदाम, देखिए, ये दाल माश जो है उसकी कीमत जो है ना ये बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो है मूंग की दाल जो है ना वो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और ये बताइएगा कि जो सब्जियों की कीमतों में कमी हुई है, फलों की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये कुछ उल्टा रिश्ता समझ नहीं आ रहा लोगों को। देखिए, ये उल्टा रिश्ता इस वजह से है कि जो सब्जियात हैं वो एक्सपोर्ट जो है अफगानिस्तान एक्सपोर्ट होती थी, तो वो अभी जो है अफगान बॉर्डर जो है वो बंद हुआ है, उस वजह से कीमतें जो है वो काफी कम हो गई हुई हैं। लेकिन अब इसी तरह आप देखें कि फ्रूट्स वगैरह जो है, फ्रूट्स जो है वो इंपोर्ट किया जाता था, ईरान से इंपोर्ट किया जाता था, अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया जाता था, चाइना से इंपोर्ट किया जाता था। अब वो इंपोर्ट जो है ना वो नहीं हो रहा क्योंकि बॉर्डर बंद है। इंपोर्ट ना होने की वजह से उसकी जो कीमतें हैं वो आसमान पे जो चढ़ गई है। ईरान से जो कीवी आती थी, इसका मतलब यह है कि नॉर्मल हालात में अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को सब्जियां फराहम करना बंद कर दे तो पाकिस्तान में सब्जी की कीमतें आधी रह जाएंगी। बिल्कुल रह जाएगी, लेकिन उसमें एक इसका जो है ना नेगेटिव इंपैक्ट भी है कि किसान आपका जो जमींदार है वो उसकी जो फसल है वो उतने पैसे कमा नहीं सकता जितना उसके ऊपर अखराजात उसके आते हैं, जिसका बीज के शापर के उसके जो खाद के जो खराजात होते हैं वो उसके पूरे नहीं हो सकेंगे। यानी किसान के फायदे में है कि पाक अफगान जो ट्रेड है वो इस हवाले से खुली रहे। जी बिल्कुल, पाक अफगान ही क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड पे जो ट्रेड होती है वो खुली होनी चाहिए। लेकिन सदाम, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के लोगों को वो सब्जी ना मिले, पाकिस्तान के लोगों को वो सरगोदा के माल्टे ना मिले, उन्हें वो चौसा आम ना मिले, और वही जो चीजें हैं फ्रैंकफर्ट में, शिकागो में, काबुल में दस्तयाब हो, कुछ अजीब सा नहीं लगता? देखिए, आप वो रेट भी तो इमेजिन करें ना, वहां पे शिकागो पहला हक किसका है? पाकिस्तान के अंदर सब्जियां और जो फल पैदा होते हैं उनके ऊपर पहला हक क्या पाकिस्तान के अवाम का नहीं है या किसान के ज्यादा मुनाफे का हक है? बिल्कुल अवैस, इसमें सबसे पहला हक पाकिस्तान का है, पाकिस्तानी अवाम का है। वो हक नहीं मिलता सदाम साहब, उन्हें वो हक नहीं मिलता। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, पाकिस्तानी अवाम जो है वहां पे उस रेट का आप इमेजिन करें जो शिकागो की आपने बात की है, शिकागो में क्या भाव है और पाकिस्तान में क्या भाव है, जमीन आसमान का फर्क आपको यहाँ पे ही नजर आ जाएगा। आप देखें, किसान है, एक्सपोर्ट करता है, जिस तरह मैंगो है, मैंगो पाकिस्तान जो है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। सदाम, आप मेरी हिमायत की भी हिमायत कर रहे हैं, मेरी मुखालफत की भी हिमायत करें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।